बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 4। हमने प्रीवियस लेक्चर में अब तक एसी क्वांटिटीज़ के अबाउट डिस्कस किया है कि एसी क्वांटिटीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो डीसी सर्किट होता है, एसी सर्किट से पहले हम देख लेते हैं कि डीसी सर्किट में क्या होता है, उसमें बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो डीसी सर्किट में जो बेसिक एलिमेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। सिर्फ रेजिस्टेंस के ज़रिए से वो अपना वोल्टेज और करंट कंट्रोल कर सकता है। डीसी सर्किट बाय यूजिंग रेजिस्टर आर कंट्रोल करंट एंड वोल्टेज इजीली। लेकिन जो हमारे पास होते हैं एसी सर्किट, वो वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए ऑलमोस्ट 3 बेसिक एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। वो कौन कौन से 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं? वोल्टेज, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनको एसी सर्किट जो है वो इस्तेमाल करके देन वोल्टेज और करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल voltage and current by using 3 elements. फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड हमारे पास है इंडक्टर और थर्ड कैपेसिटर। तो ये बहुत अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि हमारे पास जो डीसी सर्किट है वो क्या इस्तेमाल, उसमें कौन सा बेसिक एलिमेंट होता है, रजिस्टर। जबकि हमारे पास एसी सर्किट में कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। एज ए एमसीक्यू याद कर सकते हैं, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एसी सर्किट जब रजिस्टर को इस्तेमाल करता है तो किस तरह से बिहेव करता है इन डिटेल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक 16.3 एसी थ्रू आ रजिस्टर। अगर हमारे पास एसी सर्किट में एक रजिस्टर आर कनेक्टेड है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और उसमें एक रजिस्टर आर कनेक्टेड है और यहाँ से हम उसे इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम उसे दे रहे हैं इनपुट। ये रजिस्टर आर कनेक्टेड है और ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। और इनपुट कौन सी है, एसी है या डीसी है। तो यहाँ पे हमारे पास एसी इनपुट दे रहे हैं हम, और ये हमारे पास क्या है, रजिस्टर आर है। जैसे ही हम यहाँ से इनपुट देना स्टार्ट करेंगे तो इसमें करंट क्या है, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। अब देखें कि अगर हमारे पास जो है हम एसी जैसे ही इसको ऑन करते हैं, एसी इनपुट देना शुरू करते हैं, तो हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो हर पॉइंट पे जैसे जैसे टाइम पास होगा वो मुख्तलिफ होती जाएगी। V इक्वल है वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो V है ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसकी, एसी वोल्टेज की। जबकि हमारे पास ये जो V नॉट है ये मैक्सिमम वैल्यू है, आर पीक वैल्यू है वोल्टेज की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम इनपुट ऑन करेंगे तो हमारे पास हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, वेरी करेगी। इनपुट एसी वोल्टेज जो होगा वो डिपेंड करता है ओमेगा टी पे, मीन के टी टाइम पे। जैसे जैसे टाइम टी चेंज होगा उसके साथ साथ एसी वोल्टेज भी क्या करेगा, वेरी करेगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास करंट भी जो होता है वो भी फंक्शन है साइन ओमेगा टी का, और वो भी टाइम के साथ साथ क्या करता है, वेरी करता है। तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम लॉ। ओहम लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, V इक्वल है आई आर के। तो हमारे पास V मौजूद है, हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जगह आई आर पुट कर देंगे। इसी तरह से V नॉट है तो उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, V नॉट मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ पे करंट की भी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों पोजीशन पे क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को, वोल्टेज की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि V की, इस V की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ आई आर, ठीक है। और इस V नॉट की जगह भी हम आई आर पुट कर सकते हैं। कैसे, कि अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा।
तो इसकी जगह पुट कर दें ओहो आई नॉट आर साइन ओमेगा। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों साइड पे मौजूद है, तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। अब कॉमन लेके डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो आई इक्वल है आई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो करंट है ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की, और जबकि ये आई नॉट जो है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मतलब टाइम के किसी भी लम्हे पे जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम के साथ साथ ये वैल्यू वेरी करती है। जिस तरह से टाइम चेंज होगा उसी तरह से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जैसे ही हम इसे इनपुट देंगे यहाँ से हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी क्या करती है, वेरी करती है, और करंट की वैल्यू भी क्या होती है, इसके साथ साथ चेंज होती रहती है। तो हमारे पास वोल्टेज एंड करंट दोनों किसके फंक्शन है, साइन के फंक्शन है, और करंट टाइम टी पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू जबकि आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से वी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट आर द फंक्शंस ऑफ द साइन वेरी विद टाइम। ये कंक्लूजन है जो अब तक हमने पढ़ा। ठीक है, कि हमारे पास V एंड I दोनों की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो साइन के फंक्शन है, दोनों साइन के फंक्शन है, और दोनों टाइम के साथ क्या करते हैं, वेरी करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसका ग्राफ कि हमने जब रजिस्टर कनेक्टेड किया तो जो हमारे पास जो वोल्टेज और करंट का बिहेवियर है, अगर हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करें तो क्या वो इन फेज़ है या आउट ऑफ फेज़ है। हमारे पास सबसे पहले क्या है कि ग्राफ किस तरह से इसका रिप्रेजेंट या वोल्टेज और करंट का क्या बिहेवियर है जब हम रजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह से वोल्टेज राइज करता है बिल्कुल सेम उसी तरह से करंट भी राइज करता है, और जिन पोजीशंस पे वोल्टेज फॉल करता है उसी पोजीशन पे करंट भी फॉल करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज करंट वर्सेस टाइम के दरमियान है। जिस तरह से टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसके साथ साथ वोल्टेज और करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वो हर पॉइंट पे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास करंट की पॉजिटिव, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से जो अबव वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह से ये वोल्टेज की पॉजिटिव और मैक्सिमम वैल्यू है, और रेफरेंस पॉइंट से बिलो जो मैक्सिमम वैल्यू होती हैं उन्हें नेगेटिव काउंट किया जाता है आई नॉट। इस तरह से वोल्टेज की वैल्यू भी हम नेगेटिवली मैक्सिमम लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों के जो बेसिक पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पॉइंट काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी पहले देख लें। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये जो पॉइंट ओ है, रेफरेंस पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट पे देखें तो दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट ले रही हैं और सेम पॉइंट पे एंड कर रही हैं, सेम पॉइंट पे इंक्रीज हो रही हैं और सेम पॉइंट पे डिक्रीज हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस दोनों के दरमियान क्या है, 0 है, और दोनों वेव्स क्या है, इन फेज है। क्या है, इन फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं है इन दोनों वेव्स में। ठीक है, इसे नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये भी प्रीवियस लेक्चर का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो वेव आपने याद रखना है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेव 0 से स्टार्ट लेगी वो हमेशा उसको हम किस एक्सिस पर ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होकर बैठ जाएंगे, ये तो दोनों वेव 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या हम दोनों को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे? यस, दोनों वेव्स को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। क्यों एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे? इस वजह से पहली बात तो यह कि ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं, दूसरे नंबर पे इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो हम बिल्कुल सेम इसी तरह से वोल्टेज और करंट को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इनकी करेंगे। ये हमारे पास क्या है, करंट 0 से स्टार्ट हो रही थी तो इसको हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम वोल्टेज को भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये इनकी क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हम इसे प्लॉट किया, यहाँ पे हमने इसे ड्रॉ किया और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी और उनको बाय थ्योरी के क्या किया है, डिस्कस किया है।
इससे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और उसमें रजिस्टर आर कनेक्टेड है तो क्या कोई पावर डेसिपेशन होती है या हम पावर वहाँ पे सर्किट में पावर मौजूद होती है। तो पावर के अब तक हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं, हमने सबसे पहले पावर का ये फार्मूला पढ़ा था कि P इक्वल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि हम पावर का ये फार्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। और इसके अलावा हमने पावर का ये फार्मूला भी पढ़ रखा है, P इक्वल है VI के। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि जो कंडीशन होगी, जो चीज़ वर्क कर रही होगी वही हमें पावर देगी। यहाँ पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो वर्क कर रही हैं, हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे हम जो पावर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इक्वल है VI की। वर्क डन पर यूनिट टाइम, अगर हम खुद काम कर रहे हैं तो फिर जो पावर ली जाएगी वो इस तरह से ली जाएगी। अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है वो वर्क कर रहा है, AC वोल्टेज हम दे रहे हैं और करंट परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास पावर इस तरह से काउंट की जाएगी। इसके अलावा पावर के मुख्तलिफ रिलेशंस हैं, आप चाहें तो किस तरह से कि P इक्वल है VI के, V इक्वल है IR के। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इक्वल है IR किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओहम लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, ओहम लॉ है। ठीक है, इसको अगर आप इस वैल्यू को क्या करें, इस पॉइंट पे पुट कर दें कि P इक्वल है IR के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I² R आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास, अगर ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको वोल्टेज और करंट गिवन है तो पावर फाइंड करने के लिए कहा गया तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दी गई है और आपको पावर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स को। हमारे पास जो पावर का SI यूनिट है वो क्या है, पावर का SI यूनिट जो है वो वाट है। ठीक है, और इसके अलावा आपको बेसिक यूनिट भी पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो करंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पेयर। ठीक है, जबकि हमारे पास जो रजिस्टर है उसका यूनिट क्या होता है, ओहम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या बेसिक यूनिट लिखा जाएगा, एम्पेयर स्क्वायर ओहम। ठीक है, इसके अलावा जो इसका SI यूनिट होगा वो हमारे पास क्या है, वाट है। पावर का SI यूनिट जो है वो वाट है। इसके अलावा ये जो फार्मूला लिखा है P इक्वल है I², ये तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास वोल्टेज और करंट क्या होंगे, इन फेज होंगे। तो यहाँ पे इस सर्किट में हमारे पास वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज है, तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर लिया है। इसको अच्छे से सुने और उसके बाद बुक रीड करें, आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद इसको अच्छे से प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।